बिचौली जेठानी। ज्योति, ए ज्योति, कहाँ है तू? इधर आ, मेरी साड़ी आयरन करके दे मुझे। आ रही हूँ मम्मी जी। ज्योति भागती हुई छत से आती है। मम्मी जी, इनका टिफ़िन देकर करती हूँ, आपकी जाने से पहले करके दूंगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना बेटा। ज्योति का भागते भागते दिन बीत जाता है। रात को थक कर वो आनंद से कहती है, पूरा दिन अकेले भागते भागते मैं थक जाती हूँ, शरीर में एक ज़रा जान नहीं बचती। क्या ज़िंदगी भर मैं ही करती रहूँगी? ऐसा थोड़ी ना है, जब तुम जेठानी बनोगी तब तुम भी ठाट से रहना। जब बनूंगी तब ना, अभी तो मैं ही मर रही हूँ। प्रवीण और सूरज की उम्र हो गई है, दोनों में बस 1 साल का अंतर है। दोनों की शादी करवानी होगी अब। मैं तो सोच रहा हूँ एक ही साथ दोनों की शादी करवा दूँ, ताकि खर्चा भी कम लगे और शादी भी अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो दोनों की शादी में तुम्हें ही काम करना होगा। शादी में तो मैं काम कर लूँगी, तुम लड़की देखना शुरू करो, कम से कम मेरा आधा काम तो कम हो। ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ कल। अगले दिन आनंद अनुपमा से बात करता है। मम्मी क्या कहती हो, अब दोनों की शादी कर दी जाए? ज़्यादा लेट करने से लड़की मिलना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, शादी तो दोनों की करनी है। मैं सोच रही थी कि दोनों भाई की शादी एक ही दिन कर दूँ, एक बार में काम निपट जाएगा। अब इन हड्डियों में इतनी जान नहीं है। अरे मम्मी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कल ज्योति से यही कह रहा था। ठीक है, फिर दोनों के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। आनंद सूरज और प्रवीण के लिए लड़की देखना शुरू करता है। इधर ज्योति भी अपने जान पहचान में अपने देवरों के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। ज्योति की बेस्ट फ्रेंड की बहन रिंकी उसे सूरज के लिए पसंद आ जाती है। वो रिंकी से कहती है, अच्छा होगा जो तू घर आ जाएगी, हम दोनों में तो पहले से इतनी अच्छी ट्यूनिंग है, और अच्छी हो जाएगी। क्या कहती हो? सूरज, क्या कहते हो? अरे दीदी, आप ना। ज्योति समझ जाती है कि रिंकी को सूरज पसंद आ गया है। आनंद रिंकी के घर वालों से बात करके सूरज और रिंकी का रिश्ता तय कर देता है। प्रवीण के लिए कोई लड़की मिले तब ना। प्रवीण के लिए तो मैं इतनी लड़की देख रहा हूँ, मुझे तो कोई समझ में ही नहीं आ रही मम्मी। अरे बेटा, इतना टेंशन ना ले, प्रवीण से ही बात कर, उसे अगर कोई पसंद हो तो उससे ही उसकी शादी कर देंगे। इतना ढूंढने का झमेला तो नहीं रहेगा। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, कोई लड़की समझ में ही नहीं आ रही। रात को खाने के समय आनंद प्रवीण से कहता है, प्रवीण, सूरज के लिए तो लड़की पसंद आ गई है, तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया, मुझे श्वेता पसंद है, पिछले 5 साल से हम साथ में हैं। अरे ठीक है, तो फिर उसके घर वालों से हमारी बात करवा दो, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगले दिन प्रवीण श्वेता के घर वालों को अपने घर बुला लेता है। लड़के लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, अब देखना क्या है, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी की डेट आप निकलवा लो, हम तैयारी शुरू करते हैं। आपका भाई तो शुरू से ही हमें पसंद था। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। प्रवीण, श्वेता, सूरज, रिंकी की शादी पक्की हो जाती है। इधर ज्योति अकेले शादी की तैयारी में लगी रहती है। ज्योति को इतना थका हुआ देखकर अनुपमा कहती है, बहू, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तेरा हाथ बटाने वालियाँ भी आ जाएंगी। तो घर की बड़ी है तो तुझे ये सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होगी। ये ले पैसे रख, जहाँ लगेगे तो देख लेना, मुझसे ना बार बार पैसे नहीं निकलते। हाँ मम्मी जी, वो तो है। चारों की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से हो जाती है। शादी का पहला दिन अनुपमा रिंकी और श्वेता से कुछ नहीं कहती। ज्योति, आज तेरी छुट्टी है, आज तेरी दोनों देवरानी खाना बनाएगी। हाँ मम्मी जी, वैसे भी इन दोनों को तो सहूलियत है, मैं जब आई थी तो मैंने अकेले ही सब कुछ किया था, यहाँ तो ये 2 है, फिर तो आराम से कर लेंगी ये। पहले तो मेरी 1 बहू थी, अब 3 है। बहू बोलूँगी तो कैसे ही किसी को पता चलेगा कि मैं किसे बुला रही हूँ। अरे मम्मी, इतनी सी बात है, बड़ी बहू और छोटी बहू। अरे पागल, बड़ी बहू से ज्योति और छोटी बहू से रिंकी, फिर श्वेता बहू को क्या कहूँगी? बिचौली बहू। बिचौली बहू, हाँ ये सही रहेगा। ऐसे तो मुझे तुम तीनों के नाम नहीं याद रहेंगे। पता है मम्मी जी, मेरे घर में तो मेरी मम्मी बीच वाली कढ़ाई को भी बिचौली कढ़ाई कहती थी। बड़ी कढ़ाई, छोटी कढ़ाई और बिचौली कढ़ाई। ठीक है, छोटी और बिचौली, तुम दोनों नाश्ता चढ़ा दो, आज मैं भी आराम से सबके साथ बैठकर खाने का मज़ा लेती हूँ। जी भाभी। श्वेता और रिंकी रसोई में जाते हैं। रिंकी श्वेता से कहती है, बिचौली भाभी, मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, आप आटा लगा दो। ठीक है, तो फिर मैं खीर बना लेती हूँ। बिचौली और छोटी मिलकर नाश्ता बना लेती है और सबको परोसती है। मम्मी जी, खाना कैसा बना है? बहुत ही टेस्टी है, ऐसे भी तुम्हारे हाथ की खीर की तो बात ही क्या है। देवर जी, आप तारीफ तो करेंगी, हमें चक्कर तो देखने दीजिए।
खीर में चीनी कम है बिचौली बहू। हमारे यहाँ ना सब मीठा पूरा खाते हैं और खीर तो कम मीठी किसी को पसंद ही नहीं आती। पूड़ियाँ अच्छी हैं और सब्जी भी अच्छी है। मम्मी जी वो मैंने बनाया है। मुझे तो पहले से ही पता है कि रिंकी हर काम में तेज़ है। श्वेता का मुंह लटक जाता है और उसकी आंखें भर आती है। पहले ही दिन उसे इतना सुनने को मिला और उससे छोटी उसकी देवरानी की तारीफ हो रही है। श्वेता बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बाद में प्रवीण कमरे में जाकर श्वेता से कहता है, क्या हुआ बिचौली, इतना मन खट्टा मत करो। मुझे तो खीर बहुत पसंद आई है। चलो हम बाहर चलेंगे मूवी देखने। नहीं आज नहीं, आज मेरा पहला दिन है। आज ही मैं चली जाऊंगी तो सब क्या सोचेंगे? फिर दोपहर और रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है, तो मैं दुकान चलता हूँ। तीनों भाई दुकान चले जाते हैं। इधर अनुपमा तीनों बहुओं से कहती हैं, बहुओं मैं तीनों को काम बांट देती हूँ। हाँ मम्मी जी, ये ठीक रहेगा। देखो बड़ी बहू तुम सुबह का नाश्ता बनाओगी, छोटी बहू तुम रात का, दोपहर का खाना बिचौली बनाएगी, बाजार के सारे सामान छोटी बहू लेकर आएगी और सारे कपड़े आयरन करने की जिम्मेदारी बड़ी बहू की, और बाकी एक्स्ट्रा जो होगा तुम तीनों मिलजुल कर लेना। हाँ मम्मी जी, मुझे तो घर के काम करना अच्छा लगता है, बैठा रहना मुझे नहीं पसंद। हाँ मम्मी जी, पूरा दिन कौन ही बैठ सकता है। बिचौली तुम खाना बना लोगे ना दोपहर का? हाँ मम्मी जी। बिचौली के आते ही श्वेता और ज्योति उसे अकेला कर देती हैं और अपनी एक टीम बना लेती हैं। छोटी देखा मम्मी जी ने बिचौली को कैसे छिटकाया है। हाँ भाभी, मैं तो देख ही रही थी। वैसे भी मुझे लगता है मम्मी जी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती है। हाँ, हम दोनों को मम्मी जी पसंद करके लाई हैं और बिचौली प्रेम विवाह करके आई है। तभी तो मम्मी ने घर की जिम्मेदारी ज़्यादा हम पर दी है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। देकर भी करती क्या भाभी? बिचौली भाभी को काम आते भी कौन से हैं? वही तो बात है। ज्योति और रिंकी खुद को घर की मालकिन समझने लगती हैं। शाम को अनुपमा कहती है, चाय और पकोड़े तो बना दो कोई। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। इतने में बिचौली वहाँ आती है। लाओ छोटी, मैं पकोड़े बना देती हूँ, तुम चाय बना लो, सुबह से तुम भी तो लगी हो। छोटी बहू बिचौली को झिड़क कर कहती है, आप रहने दो भाभी, मम्मी जी मेरे हाथ का खाना चाहती हैं। आप वैसे भी दोपहर का खाना बना दो, वही बात है। बड़ी भाभी ने मुझे बताया था कि मम्मी जी शाम को जल्दी कुछ खाती नहीं, लेकिन आज पकोड़े मांग रही हैं। दोपहर में आपके हाथ की दाल चावल जो खाए थे बेचारी ने। बिचौली वहाँ से चली जाती है। वो मन ही मन सोचती है, कैसी किस्मत है मेरी, मुझे ससुराल में कोई पसंद ही नहीं करता। अगले दिन सुबह नाश्ते के समय आनंद कहता है, मम्मी आज दोपहर को तुम अपनी तीनों बहुओं को लेकर गुप्ता जी के यहाँ कीर्तन में चले जाना और वहीं खा पी कर आ जाना। दोपहर का खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिचौली ऐसे ही कौन सा खाना बनाती है? दोपहर का टिफ़िन तो मैं पैक करके देती हूँ और हम तीनों नाश्ता लेट से करते हैं तो दोपहर को खाते ही नहीं। एक मम्मी जी बची, उनके लिए खाना बनाना होता है, तो एक आदमी का खाना कौन सा भारी है? आज तो वो भी नहीं करना होगा। तो मैं कोई और काम कर लूँगी, रात का खाना मैं बना दूँगी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मैं बनाऊँगी। सूरज जैसा तैसा खाना नहीं खाते। बिचौली कमरे में जाकर बहुत रोती है। प्रवीण, इस घर की छोटी बहू तक मेरी इज्जत नहीं करती। अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो, मैं हूं ना। मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती हैं। अरे तुम मत जाना इन लोगों के साथ, हम चलेंगे एक साथ मूवी देखने। प्रवीण श्वेता के आंसू पोंछता है और उसे गले लगा लेता है। इधर ज्योति रिंकी से कहती है, छोटी मैं तो बिचौली के साथ नहीं जाने वाली। तो मैं कौन सा जाऊंगी भाभी? एक काम करते, मम्मी को कह देते हैं बिचौली जाएगी तो हम नहीं जाएंगे। दोनों बड़ी और छोटी बहू जाकर अनुपमा से कहती हैं, मम्मी जी मैं और रिंकी नहीं जाएंगे, अगर बिचौली भी जाएगी आपके साथ। तुम दोनों नहीं जाओगे तो मैं क्या करूँगी जाकर? तभी बिचौली वहाँ आकर कहती है, मैं नहीं आऊँगी भाभी, आप दोनों चले जाओ। वैसे भी ज़्यादा आवाज़ से मेरे सिर में दर्द होने लगता है। हाँ भाई, आपको कहाँ पूजा पाठ पसंद आएगा? तीनों तैयार होकर कीर्तन में चली जाती हैं और यहाँ श्वेता प्रवीण मूवी चले जाते हैं। मूवी से आकर श्वेता आराम से अपने कमरे में रिलैक्स करती है। वहीं ज्योति और रिंकी कीर्तन से आकर काम में लग जाती हैं। थक कर चूर हो गई हूँ, लेकिन कपड़े आयरन करना ज़रूरी है, नहीं तो कल क्या पहनेंगे ये लोग। हाँ भाभी, मैं जा रही हूँ खाना बनाने, नहीं तो आते ही ये लोग भूख भूख करने लगेंगे। रात को जब तीनों भाई घर आते हैं, आते ही अपनी अपनी पत्नियों को देखते हैं। रिंकी और ज्योति की हालत एकदम पस्त रहती है और श्वेता का चेहरा खिला खिला सा। आनंद और सूरज अपनी अपनी पत्नियों से बात तक नहीं करते और फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं प्रवीण श्वेता से कहता है, श्वेता क्या बात है, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो।
एक कप चाय पिलाओ, तब जाकर मैं फ्रेश होने जाऊंगा। अभी बनाती हूँ। श्वेता चाय बनाकर प्रवीण को देती है और दोनों साथ चाय पीते हुए बात करते हैं। प्रवीण फिर फ्रेश होकर आता है और सब खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त सूरज और आनंद चुप रहते हैं, लेकिन प्रवीण के चेहरे की खुशी का जवाब नहीं होता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। श्वेता अब हमेशा फ्रेश और सुंदर दिखती, वहीं ज्योति और रिंकी का काम कर करके हालत खराब रहती। पूरे दिन वो दोनों पसीने से भरी होती और उनके पति उन्हें देखना तक नहीं चाहते। एक रोज़ अनुपमा की बहन उसे 2 साड़ी भिजवाती है और फ़ोन करके कहती है, अनुपमा, ये तेरी दोनों बहुओं के लिए साड़ी है। एक बड़ी बहू और एक छोटी बहू शादी में नहीं आ पाई थी, तो सोचा कुछ भेज दूँ। ठीक है दीदी, मैं उन्हें दे दूँगी। अनुपमा बहुओं को आवाज़ देती है। तीनों बहुएं वहाँ आ जाती हैं। ये लो बड़ी बहू, तुम्हारे लिए साड़ी, और छोटी बहू तुम्हारे लिए साड़ी तुम्हारी मौसी सास ने भेजी है, शादी के वक्त आ नहीं पाई थी ना। ज्योति और रिंकी साड़ी लेकर श्वेता को दिखाने लगती हैं। तब अनुपमा को ध्यान आता है कि बिचौली को तो कुछ नहीं मिला। अरे रे बिचौली, तुम्हारे लिए तो साड़ी नहीं भेजी दीदी ने। कोई बात नहीं मम्मी जी। ज्योति और रिंकी एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है और आपस में गुसर पुसर करने लगती हैं। मौसी जी ने हमारे लिए सामान भेजा है, इस बिचौली के लिए नहीं। हाँ भाभी। अब घर में कोई भी रिलेटिव आता, कुछ भी सामान देता, तो अगर कहता कि बड़ी बहू को दे दो तो ज्योति को सामान मिल जाता, और अगर छोटी बहू को दे दो तो रिंकी को मिल जाता। बिचौली की तो कभी बारी ही नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती है। एक दिन अनुपमा की पड़ोसन उसके घर आती है। अनुपमा, 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी है, तुम शादी में अपनी छोटी बहू को ज़रूर से लाना। ठीक है, मैं भी आऊँगी और उसे भी लेकर आऊँगी। 1 हफ्ते बाद अनुपमा रिंकी और ज्योति के साथ शादी में जाती है। ज्योति और रिंकी खुद को घर की मालकिन समझती हैं। इतने में ही पड़ोसन वहाँ आकर कहती है, भाभी छोटी बहू को लेकर नहीं आए, मुझे आपकी छोटी बहू बहुत अच्छी लगती है। अनुपमा रिंकी की ओर इशारा करती है। अरे ये छोटी बहू तो आई है। मैं इसकी नहीं, श्वेता की बात कर रही हूँ, उसे लाना चाहिए था। अच्छा, जाने से पहले ना उसके लिए खाना पैक करवा कर ले जाइएगा। ओ, मुझे समझ में नहीं आया, श्वेता को ना हम बिचौली बहू कहते हैं, तो मुझे लगा आप रिंकी की बात कर रही हैं। ये लिफाफा श्वेता को दे दीजिएगा। रिंकी और ज्योति दोनों का मुंह लटक जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों आई ही क्यों। अनुपमा शादी से लौटते वक्त बिचौली बहू के लिए खाना पैक करवा कर ले जाती है। घर जाकर श्वेता को खाना देती है। श्वेता वो खाना प्रवीण, आनंद और सूरज तीनों में बांट देती है। बिचौली बहू, मुझे तेरी यही बात सबसे ज़्यादा भाती है, तो अपने से पहले दूसरे के बारे में सोचती है। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योति और रिंकी का चेहरा भी मुरझा जाता है। भाभी, हमें तो लग रहा था कि मम्मी जी हम दोनों को मानती हैं और बिचौली को नहीं, लेकिन ये तो उल्टा ही निकला। मम्मी जी तो बिचौली को पसंद करती है। मुझे तो उस पड़ोसन पर गुस्सा आ रहा है, कहीं हम दोनों अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन रहे। अगले दिन अनुपमा के घर एक पार्सल आता है। पोस्टमैन कहता है, बड़ी बहू जी का पार्सल है लगता है। हाँ मेरा ही होगा, मुझे खुद याद नहीं रहता मैं कब क्या ऑर्डर कर लेती हूँ। अरे बहू खोल के तो देख क्या है। हाँ मम्मी जी। ज्योति कुरियर खोलती है तो उसमें से श्वेता के नाम का गिफ्ट निकलता है। ये तो बिचौली का है, लेकिन इसमें तो बड़ी बहू लिखा था बाहर। अरे जिसने भेजा होगा उसे पता नहीं होगा। ये मेरी फ्रेंड ने भेजा है। तभी अनुपमा की बहन का फ़ोन आता है। बहुओं को साड़ी दे दी? हाँ दीदी, कब की दे दी? कैसी लगी उन्हें? लो आप खुद ही पूछ लो। बड़ी बहू, छोटी बहू, लो दीदी तुम दोनों से बात करना चाहती है। हाँ मौसी जी, मुझे तो साड़ी बहुत पसंद आई है, मैंने तो पहन भी ली। हाँ मौसी जी, मैंने भी पहन ली। लेकिन मैंने तो बड़ी बहू के लिए दिए थे, एक श्वेता और एक रिंकी। उन्हीं दोनों की तो शादी में मैं नहीं आ पाई थी, तुम्हारी शादी में तो आई थी मैं। अरे दीदी, मुझे लगा आपने ज्योति के लिए दी है, श्वेता तो बिचौली है ना। अरे भाई, 2 की एक साथ शादी हुई तो बड़ी और छोटी तो रिंकी और श्वेता हुए ना। तू मेरी श्वेता से बात करवा। मौसी जी कोई बात नहीं, आप उतना बुरा मत फील करो। भाभी पहने या मैं, एक ही तो बात है। अरे नहीं नहीं श्वेता, अब मैं जब आऊँगी तो तेरे लिए साड़ी लेकर आऊँगी। तू है भी तीनों में सबसे सुंदर। क्या प्रवीण ढूंढ कर लाया है लड़की। थैंक यू मौसी जी। रिंकी और ज्योति अंदर ही अंदर फड़फड़ करने लगते हैं। वहीं ज्योति साड़ी लाकर बिचौली को दे देती है। बिचौली, ये लो तुम्हारी साड़ी, मुझे किसी का सामान नहीं चाहिए।
भाभी ऐसा नहीं है, आप रखो निश्चिंत होकर। ज्योति वहीं साड़ी पटक कर चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं। श्वेता जब देखो प्रवीण के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती रहती, वहीं ज्योति और रिंकी घर के कामों में ही उलझी रहती। एक रोज़ ज्योति रिंकी से कहती है, रिंकी, हम दोनों ना बेवकूफ़ बन रहे हैं। इतने दिनों से हमें लग रहा है कि सब हमें मालकिन समझते हैं और मम्मी जी हमें मानती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे तेज़ तो बिचौली निकली, उसे काम भी नहीं करना पड़ रहा और वो सबकी नज़रों में अच्छी बनी है। मम्मी जी भी उसे ही अच्छा मानती है और हम दोनों दिन भर काम कर करके खुद को काम वाली बना लिया है। अब तो हमारे पति भी हमें नहीं देखना चाहते। हाँ भाभी, हमने बिचौली भाभी को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद की ज़िंदगी खराब कर ली। तभी आनंद और सूरज वहाँ आकर कहते हैं, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। जैसी करनी वैसी बननी, क्यों भैया? तभी तो कहते हैं किसी को बिना मतलब के मत सताओ। ज्योति और रिंकी का मुंह बन जाता है और दोनों वहाँ से चली जाती हैं।